हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम गोस्वामी आज आ गया हूं आपके लिए, जिसका था आपको इंतजार। वन शॉट हेलो एल्केन एंड हेलोरिन को आज डिटेल डेप्थ में देखने वाले हैं। सारी चिंताओं का हल आपको यहां पे मिल जाएगा। किस प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ना है, किस रिएक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, किसको नहीं ध्यान देना, किसकी मैकेनिज्म पे ध्यान देनी है, कब मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाता है, कब नहीं, कब किस चीज को फॉलो करना है, सब आज आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। क्या वे होता है हेलो एल्केन हेलोरिन को पढ़ने का, वो भी आपको आज समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है वो पूरा थ्रू आउट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ जो एडिशनल जो बातें होंगी वो आपको बताऊंगा, प्लस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा जो लाइव लेकर आने वाला हूं मैं आपको संडे को, तो वहां पे पता चल जाएगा कि लाइव में हम सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर देन पीवाईक्यूज पे जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमारा पैटर्न रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने मेन चैप्टर को, जो कि है आपका हेलो एल्केन। तो स्टार्ट करने से पहले जो आपके फर्स्ट 2 पेजेस में आपके कुछ एप्लीकेशन पार्ट होते हैं उनको कवर करते हैं। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते एनसीईआरटी को, तो आपको आज पता चल जाएगा कि आप एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़ते हो, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि वो एप्लीकेशन पार्ट से ही क्वेश्चन आना चालू हो जाते हैं। तो यस, सबसे पहला एप्लीकेशन पार्ट, यस, जो कि आप देख पा रहे हो, हाई फीवर। हाई फीवर को ट्रीट करने के लिए आपको पता है कि आप एक हेलोजन कंपाउंड का यूज करते हो, जिसका नाम है क्लोरमफेनिकोल। देख सकते हो आप, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, तो ये आपका एक हेलोजन कंपाउंड है। इवन इतना ही नहीं, ये जो मच्छर आप देख रहे हो, देख लो, मलेरिया जैसे बीमारी, मलेरिया जैसा बुखार को ट्रीट करने के लिए आप एक हेलोजन कंपाउंड का यूज करते हो, दैट इज क्लोरोक्विन। दैट्स अगेन एन हेलोजन कंपाउंड। क्लियर है? यस। नाउ नेक्स्ट इज एनेस्थीसिया। यस, एन एनेस्थेटिक। बेहोशी के लिए आप पुराने जमाने में एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज किया जाता था, जो कि आपका क्लोरोफॉर्म है, बट अब उसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसका एक्टिव टाइम पता नहीं रहता था कब व्यक्ति कब होश में आएगा। बट उसके सिवा अब एक हम सेफ एनेस्थेटिक का यूज करते हैं, जिसका नाम है हेलोथेन। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, आपको इन सब चीजों को एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार देखते जाओ, आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज अ वेरी वेरी सैड इमेज, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 की है। उस समय क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में गैस वॉरफेयर हुई थी, नहीं हुई थी। तो वहां पे बहुत सारी डेंजरस गैसेस का यूज किया गया था। बट ये जो सोल्जर्स हैं, इनकी आंखें ब्लाइंड हो गई थी। उनके पीछे मेन रीजन है उस जो गैस वॉरफेयर था, उसमें 100% में से 85% जो कैजुअलिटीज थी वो इस गैस की वजह से आई थी, जिसका नाम है फोस्जिन। दैट्स अगेन एन हेलोजन कंपाउंड। अभी तक तो आपने देखा हेलोजन कंपाउंड कितने यूजफुल हो सकते हैं, आपकी लाइफ को सेव करते हैं, बट ये इतने हानिकारक भी हो सकते हैं। तो फोस्जिन आपका एक पीवाईक्यू भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मूला, ध्यान रखना। ठीक है, तो देख सकते हो, इवन इतना ही नहीं। यस, कोई आइडिया लगा सकता है क्या बात होने वाली यहां पर? यस, अगर आप देख पा रहे हो, एरोप्लेन से कुछ स्प्रे किया जा रहा है जंगलों पे, दैट इज पेस्टिसाइड। ऑब्वियस बात है, स्प्रे कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड होगा। तो आपको पता है एक हेलोजन कंपाउंड जब रिसेंट उसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसका नाम है डीडीटी। नाम तो सुना ही होगा, देख लो एक बार, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो कुछ ऐसा इसका सिस्टम है। जब ये इनिशियली डिस्कवर हुआ था, ये बहुत फेमस हुआ था, और इतना फेमस हुआ था, इसका दबा के यूज किया गया था, बट इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बड़े ही भयानक थे। डीडीटी और ये सारे आपके पॉली हेलोजन कंपाउंड, एंड में आपको एक शीट दूंगा, क्या आपको किस प्रकार से एग्जामिनर ने पूछा और क्या क्या पूछेगा वो आपको वहां पे लिखे होंगे, एक बार उसको रीड आउट कर लेंगे वहां पर। तो ये थे आपके ओवरऑल जो आपको एक बार देखना था, दैट्स द एप्लीकेशन पार्ट। एंड नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां से आपको ये लेक्चर की स्लाइड आपको वहां पे प्रॉपर्ली मिल जाएगी, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो और कुछ नहीं। और ये लेक्चर एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन पार्ट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑन द बेसिस ऑफ, अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम से निकलता है आपका स्टेरिक नंबर। क्या निकलता है? स्टेरिक नंबर। अगर सिग्मा और लोन पेयर का सम आपका क्या आ जाए, मतलब सिग्मा और लोन पेयर का सम अगर आपका 2 आता है तो हाइब्रिडेशन sp होती है। ध्यान रखना, ये जो बात बता रहा हूं, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम आपका 3 आ जाता है तो हाइब्रिडेशन sp2 होती है। ठीक है, 4 आ जाता है तो sp3 होती है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसको नोट आउट कर लेना, ठीक है। और 5 आ जाए तो sp3d होती है, ऐसे 6 आ जाए तो sp3d2 होती है।
तो यहां पे देख सकते हो कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन पे जिसकी हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो उस पर ध्यान देना। 4 सिग्मा कोई भी लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 + 0 आंसर आएगा 4, जो कि हाइब्रिडेशन आएगी sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो ऑब्वियस बात है ये सारी चीजें चल रही है। तो हाइब्रिडेशन sp3 है। ओवरऑल आप सभी को देख सकते हो sp3 हाइब्रिडेशन में 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड कार्बन से अटैच हैलोजन होना चाहिए, तो हमें उस कार्बन से जो अटैच हैलोजन है उस कार्बन की डिग्री देखनी है। जो कार्बन से अटैच जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लगातार यार कितने कार्बन से कनेक्टेड है वो ध्यान देना है। तो यहां पे देखो जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड है वो कार्बन लगातार एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए प्राइमरी। अगर वो 2 कार्बन से कनेक्ट हो जाए तो सेकेंडरी, अगर वो 3 से कनेक्टेड हो जाए तो टर्शियरी। बस इस चीज का ध्यान रखना, आपके आंसर अपने खटाखट आ जाएंगे। ये एग्जामिनर आपके जेईई मेंस और नीट में भी पूछा गया डायरेक्ट इस प्रकार से, डिग्रीज ही पूछ ली थी, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से मेंशन की जाती है। तो प्राइमरी सेकेंडरी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे पता चल गया। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड में एक और केस आता है अलाइलिक हैलाइड। टाइम वेस्ट थोड़ा कम करेंगे, स्पीड अप रखेंगे, चीजें समझते जाना, क्लियर कट आपके मन में क्लियर समझ में आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, यस। अलाइलिक हैलाइड में आपके क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड देख लो भाई। अलाइलिक, एक हैलाइड को समझने के लिए अलाइलिक पोजीशन को समझना पड़ेगा। जो आपके डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, जो आपके डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, समझना मेरी बात, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं उसे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, अलाइलिक कार्बन। और अगर उससे अटैच हैलोजन हो जाए तो अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बताओ क्या ये अलाइलिक हैलाइड होगा, ध्यान से देखना। XA एंड XB की बात कर रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं XA एंड XB बोथ आर अलाइलिक? तो आप देख सकते हो मैंने अभी क्या बताया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर उस पर हैलोजन लग जाएगा तो अलाइलिक हैलाइड होगा, अल्कोहल लग जाएगा तो अलाइलिक अल्कोहल होगा, सिंपल बात है। तो देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन उसे नेक्स्ट कार्बन ये है तो अलाइलिक हैलाइड होगा ये वाला, ये भी नेक्स्ट है इसके तो ये भी अलाइलिक हैलाइड होगा। समझ गए ना मेरी बात, अलाइलिक हैलाइड पहचानना समझ गए ना। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द बेंजाइलिक हैलाइड। तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बेंजीन में से हाइड्रोजन, जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो अल्काइल बनता है, मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो मिथाइल बनेगा, इथेन में से इथाइल बनेगा, प्रोपेन का प्रोपाइल बनेगा। कईयों से मैं पूछता हूं बेंजीन में से अगर हाइड्रोजन हटाया जाए तो कईयों का आंसर आता है बेंजाइल बनेगा, बट बेंजाइल नहीं बनता। बेंजीन में से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो तो बनता है फिनाइल, ध्यान रखना। ये बेंजाइलिक हैलाइड वो नहीं होता बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा दिया। बेंजाइलिक हैलाइड कैसे बनेगा, पहले बेंजाइलिक कार्बन को समझो। बेंजीन से अटैच कोई कार्बन होता है, उससे अटैच कोई हैलोजन होता है, और बेंजीन से अटैच जो कार्बन होता है उसी को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ध्यान से रखना, ध्यान से ये ध्यान में रखना, क्लियर है। फिनाइल कब बनता है, जब बेंजीन में से आप किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा दोगे, जैसे मैंने इस पोजीशन से हटा दिया तो ये पोजीशन खाली होगी, तो दैट इज अ फिनाइल नॉट अ बेंजाइल। बेंजीन का बेंजाइल नहीं बनता, ठीक है, बेंजीन का बनता है फिनाइल। और बेंजाइलिक ये होता है बेंजीन से अटैच कोई कार्बन हो, उससे अटैच कोई हैलोजन हो तो बेंजाइलिक हैलाइड कहला देगा। सिंपल है, मामला सेट है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कार्बन इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड के केस में आता है सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। दो कैटेगराइज में की जाती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब समझ गए, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम ऑब्वियस बात है कितना होना चाहिए, 3 होगा। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल आ चुका है, देख सकते हो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड होना है, 1 2 3, तो पक्का यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो आप चेक करो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 1 पाई। तो ओवरऑल इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2। तो आप इसकी भी चेक कर सकते हो, ऐसे अराइल हैलाइड की भी चेक करना, हाइब्रिडेशन sp2 ही आएगी। मामला सेट है, ठीक है। अब देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये, अच्छा विनाइलिक हैलाइड बता देता हूं। विनाइलिक पोजीशन समझो, बेंजीन वाले जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं, क्या डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उसी कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, ध्यान रखना, ठीक है। अगर उसी कार्बन पे हैलोजन लग जाए तो उसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। तो आप देख सकते हो डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे हैलोजन लग रहा है तो ये विनाइलिक हो गया, डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे लग रहा है विनाइलिक हो गया। यहां पे भी देख सकते हो डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे हैलोजन लग रहा है तो विनाइलिक हो गया। तो सिंपल है ना। अराइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हैलोजन हो जाए, क्या हो जाए, बेंजीन से अगर डायरेक्टली अटैच आपके हैलोजन हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड बोलेंगे। तो ये सारे आपके केस हो गए अराइल हैलाइड के। फ्लोरीन लग गया तो फ्लोरोबेंजीन कहलाएंगे। वैसे इसको अराइल हैलाइड को दूसरे नाम से हेलो बेंजीन भी बोलते हैं। तो हेलो
जैसे चेंज हो गए उनका नाम बदलता जाना। हेलो अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और हाइड्रोबेंजीन, ये सारे आपके अराइल हैलाइड हो गए। सिंपल सी बात है, एक बार देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द ट्रिवियल नेमिंग। कॉमन नेम कुछ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आपको पता होनी चाहिए। आपको एक बार मैं आइडिया दे देता हूं। यस, एन का यूज कब क्यों करते हैं? जब आप कार्बन को मतलब उस जगह से देखना, आपको पता है अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बनेगा अल्काइल, क्लियर है। बट एन कब लगाते हैं? मैं उस कार्बन से हटा रहा हूं जो स्ट्रेट चेन हो, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी जगह से हटा रहा हूं कि वो बन रहा है एन, एन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट चेन। तो ये एन मतलब लास्ट वाले कार्बन से हटा के एच लगा दिया तो ये बन गया प्रोपाइल। 3 कार्बन का है ना, देखो प्रोपेन से बन गया प्रोपाइल, बट ये स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल है, इसलिए यूज किया क्या गया है एन, क्लियर है। आइसो के लिए याद रखना, समझना मेरी बात। देखो अब देखो हाइड्रोजन हटाने जाओगे प्रोपेन में, अगर तुम प्रोपेन में से हाइड्रोजन हटाने जाओगे तो आपके पास 2 तरीके कार्बन है, 1 2 3। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, देखो ये कार्बन लगातार एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कार्बन लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना। और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे 2 तरीके की डिग्रीज है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो हाइड्रोजन जब हटाने जाओगे तो 2 जगह से हटा सकते हो। अगर आप हटाने जाओगे तो आप एक यहां से भी हटा सकते हो, इस वाले कार्बन से। तो जब इस वाले कार्बन से हटाओगे तो यहाँ पे खाली हो जाएगी, और हो सकता है यहां से हटा दो, तो इसको हटाने जाओगे तो यहां से। अगर मैं बोलूंगा प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल है वो भी प्रोपाइल है। अगर मैंने तुमसे बोला प्रोपाइल बनाओ तो कई बनाएंगे ये, कई बनाएंगे ये, कंफ्यूज हो जाएंगे। बट मैं बोल रहा हूं ये वाला बनाओ, पर तुम बनाओगे वो, तो ऐसे कैसे? ये तो मामला फंस गया ना। तो स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल बनाने के लिए मैं बोलूंगा एन प्रोपाइल बनाओ, और ये वाला बनाने के लिए मैं बोलूंगा आइसो। आइसो को याद करने के लिए आप सिंपल वाई का ध्यान रखो। वाई में 3 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरे में से सेकंड लास्ट कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दो तो बन जाएगा आइसो, इस वाई। अगर 4 कार्बन का आइसो बनाना है तो सिंपल क्या करना है, ये वाई मेंटेन रखना है, ये वाई मेंटेन रखना है, इसमें एक और कार्बन बढ़ाओ, इस डंडी में एक और कार्बन बढ़ाओ, और वहां से हाइड्रोजन गायब कर देना तो बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। तो ये सारे आपके पास यहां पर लिख दिए, एक बार देख लेना, ठीक है। सिंपल सी बात है, देख लो। एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल समझ आ गया। ब्यूटाइल, ब्यूटेन है, ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन वाला है तो एन ब्यूटाइल। वाई देखो ये 3 कार्बन ये रे, एक और कार्बन बढ़ाया, फिर बाद में हाइड्रोजन निकाल दिया, आइसोब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल समझ लेना, एक छोटी छोटी बात है। सेक क्यों बोला गया? इज नॉट आइसो, ध्यान रखना, आइसो नहीं होता। आइसो और सेक में कंफ्यूज मत होना। देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन गायब हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन गायब हुआ है वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है? सही बताओ, 2 कार्बन से। तो सेकेंडरी कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो तो बनता है आपका सेक ब्यूटाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस ब्यूटाइल भी लिखते हैं। टेड ब्यूटाइल का मतलब होता है टर्शरी कार्बन से, देखो यहां पर ध्यान दो, टर्शरी कार्बन से 1 2 3, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हो वो लगातार 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो 3 डिग्री कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो बनेगा आपका टेड ब्यूटाइल। ध्यान रखना, ये सारे कॉमन नेमिंग है, इंपॉर्टेंट है। यस, पेंटाइल के केस में अगर आपका स्ट्रेट चेन वाला पेंटाइल है तो एन पेंटाइल। देखो 4 कार्बन ही हो गए, एक और बढ़ा है, और निकालने के बाद उसके पास हाइड्रोजन गायब कर दिया तो बन गया आइसो। वाई मेंटेन रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है नियो, नियो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। जब आपका इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा अजीब केस है, और जो कि आपका एग्जामिनर नहीं पूछता। एक कार्बन जब लास्ट अपने चारों वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेता है तो आप किसी भी कार्बन से, इसके पास तो हाइड्रोजन बचा नहीं तो हटा तो सकते नहीं हो, तो इनमें से किसी से भी आप हाइड्रोजन हटा लोगे तो बन जाएगा आपका नियोपेंटाइल। तो सिंपल आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ नेमिंग थी जिनको आपको आइडिया मिल गया होगा किस प्रकार से इनकी नेमिंग की जाती है, और एक बार देख लेना इसको। यस, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जेमिनल या जेम डाइहैलाइड। जब आपके 2 हेलोजन एक साथ आ जाए तो जेमिनल क्या होता है? जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लग जाए तो उसको बोलते हैं जेमिनल कार्बन, और उस पे हेलोजन लग जाएगा तो जेम डाइहैलाइड। तो डाइहैलाइड है क्योंकि 2 हेलोजन का केस में आता है, ठीक है। जिसको दूसरे नाम से अल्काइलेडीन बोला जाता है, क्योंकि जेमिनल दुनिया बता देती है, अल्काइलेडीन नहीं बताती, ठीक है। अल्काइलेडीन रिप्रेजेंट जेमिनल, क्लियर है यहां तक मामला, ठीक है। यस, नेक्स्ट आया विसिनल। विसिनल क्या होता है? 2 हेलोजन अटैच होने चाहिए, बट एक कार्बन से नहीं, अगल बगल के कार्बन से, अगल बगल, ये नहीं कि बीच में गैप आए, अगल बगल डायरेक्ट। देखो अगल बगल पे ही दोनों का हेलोजन अटैच्ड है तो ये बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। शॉर्ट फॉर्म में इसे जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड, और इसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको
अल्काइलिडीन बोलते हैं, इसको अल्काइलिन बोलते हैं। बस इन सब बातों का ध्यान रखना। जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है, तो दिस इज जेम डाइहाइलाइड, जिसको इथाइलिडीन क्लोराइड भी बोला जाता है, एंड अलग अलग वो भी एडजेसेंट कार्बन पे हैं, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड। सिंपल ध्यान रखना, ये थी आपकी ओवरऑल क्लासिफिकेशन जो आपको कवर करनी थी। यहां तक समझ आ गई, सारे कॉमन नेमिंग देख ली, क्लासिफिकेशन देख ली, ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको एक बार ढंग से देख लेना, ढंग से एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। एंड अब जो है हम प्रेपरेशन रिएक्शन में ना जाने की वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जो कि आपके हैलोलिकिन का है। रीजन इज दैट, क्योंकि एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 को पढ़ लोगे, प्रेपरेशन रिएक्शन में कई रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एंटी अटैक हो रहा है, आप समझ नहीं पाते, रटते रह जाते हो। तो अगर आप इसको पहले समझ लोगे तो आपको क्या होगा, मैं बोलूंगा SN1 हो रही थी इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए, और अगर मैं बोलूंगा SN2 हो रही है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि एंटी अटैक होने वाला है। तो एक बार इसको इस प्रकार से एक बार ये सीक्वेंस में लेके आया हूं कि एक बार साथ में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट कर देगा, और दूसरा जो बैठा होगा वो एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये देखो आपके पास, अगर आपके पास OH एज ए न्यूक्लियोफाइल आया, वो अटैक मारेगा, Cl एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो आपका अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपका SH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा, I निकल जाएगा और आपका SH थाइयोल बन जाएगा। OCH3 ने अटैक मारा, ये निकल जाएगा, तो आपका ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन की खासियत ये है कि जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल का यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते जाएंगे। क्लियर हुआ? अब बात आती है कैसे ये चीजें होती हैं। व्हेन डज द बॉन्ड बिटवीन द लिविंग ग्रुप एंड द कार्बन ब्रेक, तो मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो दो तरह की हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, SN1 एंड SN2, जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। बट एक बार उसका ओवरऑल रिव्यू लेते हैं, क्या कहना चाहता है SN1 SN2। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो SN1 को मेंशन कर रही है और नीचे वाली SN2 को मेंशन कर रही है। एक बार आपको एक कहानी की तरह थोड़ा सा मामला सेट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो कैट है वो आपकी क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है, ठीक है, और ये एज अ लिविंग ग्रुप बैठी हुई है, और ये आपका कार्बन है, ठीक है। समझ गया मेरी बात? तो होता क्या है, ये जो कैट है वो आपकी वीक कैट है, मतलब हम जो SN1 के केस में जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। वो डायरेक्टली अटैक नहीं मारता, वो लिविंग ग्रुप के निकलने का वेट करता है। जैसे ही वो लिविंग ग्रुप निकल के चला जाता है, तब वो अपने आप चुपचाप आता है, पीछे से बैठ जाता है। समझ गए मेरी बात? तो SN1 के अंदर ये होती है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, एंड दूसरा स्टेप फिर बाद में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मार के काम खत्म कर देता है। इस रिएक्शन में जब ये बाहर जाता है तो एक स्पीसीज बनती है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, अभी जस्ट आपको क्लियर करता हूं। कार्बोकेटाइन ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये दो स्टेप रिएक्शन होती है। बट SN2 के केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, मतलब ये जो कैट है एक्ट कर रही है जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग। ये आपका लिविंग ग्रुप है। तो अभी आपने ऊपर देखा वीक न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के निकलने का वेट करता है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल निकलने का वेट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, घुर के मतलब घर में घुस के मारेगा। तो सेम यहां पे क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो एक टाइम पे दो चीज हो रही होती है, बॉन्ड बना रहा होता है, बॉन्ड तोड़ रहा होता है। तो ऐसी जब स्पीसीज बनती है उस स्पीसीज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट बन के कब निकल जाती है आपको पता ही नहीं चलता, तो ये एज अ स्टेप काउंट नहीं होता। तो ओवरऑल ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। आया अटैक मारा, भगा दिया, तो ओवरऑल वन स्टेप रिएक्शन होती है, याद रखना, वन स्टेप रिएक्शन होती है। तो कुछ इस प्रकार का होने वाला है SN2 के अंदर। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में दो, और SN1 के अंदर दो सॉल्वेंट का नाम सुनोगे, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। क्या होता है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके SN1 में यूज होंगे। किसमें यूज होंगे? SN1 में। तो अभी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं पोलर प्रोटिक क्या होता है, क्योंकि दुनिया आपको नाम बता देती है बट थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं बता पाती है एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पोलर प्रोटिक का। प्रोटिक का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन। पोलर प्रोटिक ऐसे, मतलब पोलर प्रोटिक का मतलब होता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन कब होंगे? जब वो ऐसे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए होंगे। ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहां पे अल्कोहल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन से अटैच आपका हाइड्रोजन, और यहां पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है मैं बताता हूं, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा।
तो यहां पर ये ऑक्सीजन से अटैच है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पर होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादातर ऑक्सीजन के पास होगी। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन हुआ वो बन गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन। और यहां पर न्यूक्लियोफाइल को ये इस तरीके से सॉल्वेट कर लेते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया। पीछे आपने देखा इसमें ये आता है, ये निकलता है, अटैक मारने पीछे से आ जाता है। होता है ऐसा क्यों नहीं है कि जो गया वही वापस आ जाए? होता कि इसलिए नहीं है क्योंकि जो बाहर गया ना उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसको आप समेट लेते हैं, फंसा लेते हैं अपनी जाल के अंदर, उसे अटैक मारने नहीं देते, वो बेचारा देखता रह जाता है, दूसरा आके बैठ जाता है। कुछ इस प्रकार का केस होता है पोलर प्रोटिक के अंदर। तो आपके पास कुछ सॉल्वेंट है जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गए, ये आपके क्या होंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, जिनका ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? इनको थोड़ा सा देख लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, वो कैटायन एंड एनायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं, वो चीज क्या है उतना समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, ओनली सॉल्वेट करते हैं कैटायन को। एप्रोटिक जैसा मैंने बताया, जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट के। ये सारे सॉल्वेंट आपके एप्रोटिक है, ध्यान रखना, एक बार इन सभी को देख लेना। THF हो गया, DMF हो गया, DMS हो गया, एसीटोन हो गया, एसीटोना नहीं है, एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन नाइट्राइल हो गए, ठीक है, HMPA हो गए, सारे आपके क्या हो गए? एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, इनको देख लेना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द SN2 मैकेनिज्म। जनरल रिएक्शन को एक बार देख लो। जनरल रिएक्शन में अभी मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक मारेगा, Cl एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। बट यहाँ पे मैंने CH3Cl, ध्यान रखना, यहां पे मैं बता देता हूं SN2 के केस में आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वो बेटर SN2 देता है। क्या देता है? बेटर SN2। तो ये मन में रखना, क्यों देता है, रीजन सब बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका बेटर SN2 देगा। ये चीज क्लियर हुई? आओ आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल होने क्या वाला है देखना, आपको पता है Cl एज अ लिविंग ग्रुप यहां पे एक्ट कर रहा है, तो यहां पे कार्बन ने ऑलरेडी अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अटैक मारने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। अभी जो की कहानी आपने देखी, वो लिविंग ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करता। कार्बन के सारे वैलेंसीज भी सेटिस्फाइड है, अब भाई अटैक मारे तो मारेगा, तो सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाते हैं ऑक्यूपाई, जिसकी वजह से एक ही बात होती है, जो लिविंग ग्रुप के जो एंटी पोजीशन पे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो वैसे कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनके पास बचे नहीं होते, तो एंटी बॉन्डिंग में जो लिविंग ग्रुप के एंटी पाए जाते हैं, लिविंग ग्रुप के अगर लिविंग ग्रुप इधर है तो उसके एंटी ये रहे, तो एंटी पाया जाता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल एंटी अटैक मारता है। ध्यान रखना, आप बता रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर एंटी अटैक बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो, यहां पर लिख रहा हूं रियर अटैक होता है। क्या होता है? रियर साइड अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारे बॉन्ड्स उसके ऑक्युपाइड पड़े हैं, कोई भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बचता, लिविंग ग्रुप के एंटी पे पाए जाते हैं उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप के एंटी में प्रेजेंट होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो खाली होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक मारता है, इसलिए रियर साइड अटैक प्रेफर होता है। पीछे से अटैक मारता है, आगे से अटैक नहीं मारता। ये क्लियर हुआ? पहले बात, बैक साइड से अटैक होता है। कहां से होता है? बैक साइड अटैक। क्लियर हुआ? और देन न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, लिविंग ग्रुप ऐसे भाग जाता है, वही कैट वाली कहानी, आया झपट्टा मारा निकल गया। तो इस केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, पूरा ये आपका यहां से यहां तक 1 स्टेप रिएक्शन होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पे क्या खास बात जानने की जरूरत है, तो यहां पे देख लो, एक ही स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, उसमें कौन कौन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है? तो एक आपका अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपका सबस्ट्रेट जो कि आपका अल्काइल हैलाइड है और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल, रेट आपके इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसलिए SN2 इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी भी 2 होती है। क्लियर हुआ? इसीलिए SN2 में 2 क्यों आता है, ये चीज समझ में आया? ठीक है, मामला सेट है। यस, ये ओवरऑल 1 स्टेप रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड, मतलब वो आएगा अटैक मारेगा और निकाल देगा, कंसंट्रेटेड एक ही स्टेप में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट। जैसे SN1 में कार्बोकेटाइन होता है, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वहां इंटरमीडिएट बनता है, तो वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है। यहां पे तो कुछ बना ही नहीं कार्बोकेटाइन, तो रीअरेंजमेंट किस बात का? ठीक है, यहां बट एक चीज बनती है, वो क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, जो आपको ध्यान रखनी है। यस, ये थी उसकी ओवरऑल मैकेनिज्म। बैक साइड से अटैक मारता है, Cl निकल जाता है। अब बैक साइड से अटैक क्लियर हो गया, क्यों अटैक मारता है, फ्रंट साइड से नहीं मारता? क्योंकि वो बाहर ही नहीं आता,
स्ट्रॉन्ग है, वो इसके निकलने का वेट ही नहीं करता, सीधा अटैक मारता है और निकाल देता है। बट एक कंडीशन आती है कि वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है और ये ब्रेक हो रहा होता है, समझ रहे हो ना, वो अटैक मार रहा होता है, ये निकल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इनकी जो हाइब्रिडेशन होती है इस कार्बन की, वो sp2 sp3 के बीच में होती है और कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होता है। लास्ट बैक साइड से अटैक होता है, सीएल जहां से निकल रहा है वहां से अटैक नहीं होता, उसके पीछे साइड से अटैक होता है। अगर जहां से निकल रहा है वहीं पे आके OH लग जाता तो पोजीशन हो जाती रिटेन, तो हम बोलते हैं रिटेंशन हो गया। बट जहां से निकल रहा है उसके बैक साइड से अटैक होके इन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट, इसलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन या वाल्डन इन्वर्जन। कुछ फैक्टर है। अब रिएक्टिविटी और सबस्ट्रेट की बात की जाए, ये बैक साइड से अटैक मार रहा है, तो यहां पे जो ये ग्रुप है वो अगर छोटे छोटे हुए, स्मॉल साइज के हुए तो इजीली अटैक हो जाएगा। बड़े बड़े हुए, इस प्रकार के बड़े बड़े अटैक ग्रुप हुए जहां पे CS3 बड़े ग्रुप होंगे, उसको अटैक मारने में दिक्कत होगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो इसलिए 3 डिग्री के केस में मैंने बोला था 1 डिग्री गिव्स बेटर SN1, क्योंकि 1 डिग्री केस में बल्कीनेस कम होता है, छोटे ग्रुप लगे होते हैं, इजीली अटैक हो जाता है। इसीलिए मिथाइल हैलाइड बेटर SN2 देता है देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ध्यान रखना इस चीज को। बट टर्शरी जो होता है वो नेवर गिव्स SN2, कभी भी SN2 नहीं देगा, क्योंकि 3 डिग्री के पास बल्कीनेस बहुत ज्यादा होती है, वो पीछे से अटैक मारना प्रेफर नहीं कर पाता। यस, एक रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम देख लो, ये 1 स्टेप रिएक्शन, तो 1 स्टेप को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये का डाटा ले रखा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट ऊपर होते हैं, प्रोडक्ट नीचे होता है, क्लियर हुआ। और ये जो पीक बताती है नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप आपकी पीक बताती है, और पीक पे जो होता है वो आपको बता रहा होता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, कुछ ऐसा होता है। एक बार इसको देख लेना, बनाना क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यस, कभी एग्जामिनर पूछ ले। फैक्टर अफेक्टिंग जैसा कि देख लिया, जितनी ज्यादा बल्कीनेस उतना रेट ऑफ SN2 घट जाएगा, इसीलिए SN2 का जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, वही चीज लिखी हुई है जो चीज यहां पे बताई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां पे रिक्वायर्ड होता है। जैसा आप देख सकते हो OCH3 एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि CH3OH आपका एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। H निकलने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बन गया, तो रैपिड रिएक्शन हुई, देख सकते हो। और ये जब H था इसके पास, वो वेरी स्लो रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल गिव बेटर SN1, बेटर SN2 सॉरी। ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर है, एक बार पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। यस, नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपको अभी बता दिया SN2 के लिए जो यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एनायन आर नॉट सॉल्वेटेड, वो एनायन को सॉल्वेट नहीं करता। और ये सारे सॉल्वेंट अभी हमने देख लिए हैं, ठीक है, ये सारी कहानी थी। यस, गुड लिविंग ग्रुप आर रिक्वायर्ड, भाई जो लिविंग ग्रुप है वो जाना भी तो चाहिए, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो जल्दी लीव कर जाएगा तो रिएक्शन और ज्यादा स्पीड जाएगी, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी मैटर करती है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कुछ इस प्रकार की होती है, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अच्छा ज्यादा लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, क्योंकि बड़े साइज पे एनायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो फ्लोरीन एक छोटा एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, इसलिए सबसे बैड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी देखी जाए तो आयोडीन सबसे बेटर अच्छा लिविंग ग्रुप देगा, और SN2 रिएक्शन भी फास्ट इसमें होगी, क्लियर है। ये ओवरऑल आपके पास समरी दे दिया, एंड ये क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कौन सा बेटर SN2 देगा, ठीक है, ये आराम से देख लेना इसको। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द SN1 रिएक्शन। SN1 में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो कि मैंने यहां लिया हुआ है, क्योंकि 3 डिग्री क्यों, जिस कार्बन से लगा वो लगातार 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वो बेटर SN1 देता है। और वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाता है, वाटर हो गए आपके, अल्कोहल हो गए, ये सारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जिसको होने क्या वाला है सिंपल मैं आपको बताता हूं। ये H+ और OH- में टूटेगा। एक बार जनरल रिएक्शन बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं बता रहा। होता क्या है, HCl निकल जाता है, OH अटैक मार देता है, कुछ इस प्रकार की कहानी होती है, ठीक है। अब यहां देखना, यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देख सकते हो 2 स्टेप रिएक्शन है। होता क्या है, ये ऑर्डर मैं आपको अभी मैकेनिज्म के बाद समझाता हूं, मैकेनिज्म के एक बार समझना। यस, आपके पास मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री आ चुकी है, यहां पे ध्यान देना। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। होता क्या है, पहले आयनाइजेशन होती है, फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। पहले आपका जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो बाहर आता है, ध्यान रखना, पहले न्यूक्लियोफाइल आपका बाहर जाता है, ये देखो बाहर आ गया। बाहर आएगा तो इसने कार्बन और हेलोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर आ जाएगा। और बाहर आएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा, आएगा ना। तो और इसकी सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो,
कोई लोन पर नहीं है। 3 सिग्मा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो एक प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, और ये जो स्पीसीज बनी है वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना है, तो कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर आई से। तो याद रखना पहले स्टेप, और यही स्टेप सबसे स्लो होती है, स्टेप 1 ही आपकी क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, तो आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, और कोई इन्वॉल्व नहीं है। कोई न्यूक्लियोफाइल थोड़ी अटैक करने वाला है। तो ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि यहां पीछे मैंने आपको मेंशन कर रखा है। देखो रेट जो होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, जो कि 1 उसकी पावर होगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, इसलिए SN1 के अंदर 1 का यूज किया। मामला सेट हुआ? क्लियर हुआ? अब यहां पे देखते जाओ। तो जब आपका स्टेप 1 में आपका कार्बोकैटायन बन जाता है, देन आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है। देन आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH नेगेटिव। वाटर में से OH नेगेटिव बचेगा। इसको थोड़ा सा साफ करता हूं कि आप ढंग से एक बार देख पाओ। देखो अब OH नेगेटिव भाई प्लेनर ज्योमेट्री है। क्या है? प्लेनर ज्योमेट्री, समझना ये प्लेनर ज्योमेट्री है। 3 बॉन्ड है यहां पे लगे हुए। अब जो OH नेगेटिव आयन के पास 2 ऑप्शन है, वह या फिर वो ऊपर से आ जाए या फिर नीचे से आ जाए। उससे पहले समझ लो कि मान लेते हैं कि यहां पे जो क्लोरीन था वो ऊपर की साइड था। मान लेते हैं ऐसी ज्योमेट्री के अंदर ऊपर की साइड था। जहां से क्लोरीन निकला है वहीं से OH आ जाए तो पोजीशन रिटेन हो जाएगी। तो जहां से क्लोरीन निकला है वहीं पे OH आ जाएगा तो रिटेंशन हो जाएगा, और उसके अपोजिट आ जाए तो इन्वर्जन हो जाएगा। काम खत्म। इतना समझना था। तो देखो मैं मान के चल रहा हूं कि OH जो क्लोरीन था ऊपर था, तो OH ऊपर आ गया तो इसे बोलेंगे रिटेन कर गया, रिटेंशन होगी। यहां पर नीचे से आ गया तो इन्वर्जन होगी। और ऊपर नीचे से क्यों अटैक मार रहे हैं? क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री है, कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो 50% रिटेंशन होता है, 50% आपका इन्वर्जन होता है। ऐसे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, उस मिक्सचर को बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? मामला सेट है, आगे बढ़ते हैं। यस, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम में आप देखोगे तो पहले क्या होता है? हैलोजन लीव करेगा। लीव करते टाइम भी आपकी एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, बस आपको बता रहा हूं। एक आपका इंटरमीडिएट बनेगा लीव करते टाइम। क्लियर हुआ? दूसरा, जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा होगा तब एक आपका इंटरमीडिएट बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए मेरी बात? तो और लास्टली आपका बनेगा प्रोडक्ट। देख लो, देख लो एक बार ढंग से। ठीक है, एक गड़बड़ी होगी यहां, इंटरमीडिएट नहीं ट्रांजिशन स्टेट लिखना है। ट्रांजिशन इंटरमीडिएट तो एक ही बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इंटरमीडिएट को हटा देना। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि पीक पे आपके ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो एक बार लीव करते टाइम वो छोड़ रहा होगा तब वो बॉन्ड टूटता हुआ ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा, और जब वो जुड़ते टाइम भी एक आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखेगा। तो 2 स्टेप और एक डिप जो आता है उसको बोलते हैं वो इंटरमीडिएट। तो आपका कार्बोकैटायन ऐसे इंटरमीडिएट बनता है। जो डिप आता है ना उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो पीक पे होता है वो जो बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पर एक डिप बता रहा है, तो ये मतलब एक यहां से यहां एक स्टेप हुई, फिर दूसरी स्टेप हुई, तो 2 स्टेप रिएक्शन यहां पे आपको मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो जल्दी से एक बार रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम को देख लेना। इंटरमीडिएट नहीं है, वो ट्रांजिशन स्टेट है, ध्यान रखना। ठीक है, यस। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट देख लेते हैं SN1 पे। तो कार्बोकैटायन बन रहा है ना, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आरडीएस में जो बनेगा वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर्स करेगी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम जानते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसीलिए SN1 का भी ऑर्डर ये हो जाता है। देख लो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अभी आपको बताया, वीक न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड। क्लियर है? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट जो SN1 और SN2 नहीं देते, पहला RF, जो कि दोनों में बताया, क्योंकि दोनों में हैलोजन है, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा रेट होगा। बट फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। ठीक है, बैड लिविंग ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। और यहां पर अराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड के केस में, अब अराइल हैलाइड भी पता है आपको, विनाइलिक हैलाइड भी पता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अराइल हैलाइड के केस में कार्बन देखो कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पे भी कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन ये जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड तोड़ना। और अगर आप देखोगे ये ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, और जिनके पास बेंजीन से अटैच कोई एटम होता है जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो प्लस एम ग्रुप होते हैं, और प्लस एम इफेक्ट देगा तो ये 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और जब बनने के बाद आप देखोगे इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेंगे कार्बन और हैलोजन के बीच में। कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलने की वजह से
आपको ये बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा सा कष्ट होगा, इसीलिए ये बेटर SN1 SN2 दोनों ही नहीं देंगे। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन और इसके केस में बनेगा कार्बोकेटाइन। अगर मैं SN1 की केस में की जाए बात तो कार्बोकेटाइन ना ही स्टेबल होगा इन दोनों पे। बेंजालिक कार्बोकेटाइन बेंजीन से डायरेक्टली, बेंजालिक नहीं फिनाइल कार्बोटाइन बनेगा, वो अनस्टेबल होगा। ये वाले कार्बोटाइन बनेंगे अनस्टेबल होंगे। तो अनस्टेबल कार्बोटाइन बनेंगे तो रिएक्शन को प्रेफर ही नहीं करेंगे। सेम SN2 के केस में ये दोनों रिएक्टेंट हो गए तो आपके SN2 भी बेटर नहीं देंगे। ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना, ठीक है। SN1 SN2 दोनों ही नहीं देते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिएजेंट है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। ध्यान रखना, आप जो जो बात बता रहा हूं ध्यान रखना, क्लियर रखना। देखो NaOH एंड KOH आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूक्लियोफाइल देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। और आपको पता है अल्काइल हैलाइड होगा और OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक मारेगा, X निकल जाएगा तो ROH बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, हर किसी में ही होगा, न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा, बस अटैक होके वो बनने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये फॉलो किसको करेगा? SN2 को, जो कि हमने पढ़ लिया। SN2 के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं जो कि ये है NaOH एंड KOH, लिख लेना जिसको नहीं बताया तो। क्लियर है? SN2 के केस में जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे ये वाले यूज करेंगे। यस, वाटर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। वाटर के केस में भी यही होगा, H+ और OH- में टूटेगा, अटैक मार देगा, अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये फॉलो करेगा SN1, ठीक है। RONA सोडियम अल्कोक्साइड, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड में आप ये डाल दोगे, ये अटैक मारेगा, X एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ROR बन जाएगा। क्लियर है? बट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये SN2 को फॉलो करेगा। लिख दे रहा हूं सारी बातें, ठीक है, ठीक है। NaI में I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा, अटैक मारेगा, RI बनेगा। NH3 के अंदर NH3 अटैक मारेगा, RNH2 बन जाएगा। सेम ये सारी बात, इंपॉर्टेंट ये है दो, ध्यान रखना। केसियन और एजिशियन बोथ आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। केसियन के केस में केसियन आयनिक बॉन्डिंग रखता है तो K+ और CN नेगेटिव आयन में अटैच होगा तो नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाता है और अटैक मार देता है। CN C साइड से अटैक होता है, ध्यान रखना। केसियन के केस में आयनिक बॉन्डिंग होती है तो C फ्री रहता है, अटैक मार देता है। बट AgCN के बीच में ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, कोवलेंट होती है। क्या होती है? कोवलेंट। एग्जामिनर रीजन पूछता है क्यों केसियन के केस में C साइड से अटैक हुआ, AgCN के केस में N साइड से अटैक हुआ। तो C साइड से बॉन्ड तोड़ना इजी नहीं हो पाया तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने ही अटैक मारा वहां जाके, तो RNC बना। और CN जो है आपका एक एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? C साइड से भी अटैक कर सकता है, N साइड से भी अटैक कर सकता है। मोस्ट प्रेफर C साइड से अटैक होता है। केसियन के केस में वो फ्री हो जाता है इसलिए C साइड से अटैक हो जाता है। AgCN के केस में कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से वो फ्री नहीं हो पाता तो इसलिए उसको N साइड से अटैक मारना पड़ता है। तो ये ओवरऑल बातें थी। सेम दो रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। देखो इनको मिटाता हूं, आपके पास ये दो बातें और ध्यान रखनी है, एग्जामिनर बहुत पूछता है ये सब चीजों को। KNO2 इज लाइक KCN, समझ रहा मेरी बात? पहले KNO2 का कनेक्शन देखो, KON डबल बॉन्ड O। AgNO2 में भी ऐसे ही कनेक्शन होता है। KNO2 के केस में ये आयनिक बॉन्डिंग होती है तो ऐसा टूटा रहता है, नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाता है, O साइड से अटैक हो जाता है। देखो O साइड से अटैक मारेगा, आपका ये बन जाएगा, समझ गए? एंड AgNO2 के केस में ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती, कोवलेंट होती है, O फ्री नहीं हो पाता। NO2 जो आपका होता है नाइट्रोजन से अटैक मारता है और आपका RNO2 बनता है। समझ गए मेरी बात? NO2 O साइड से भी अटैक कर सकता है, N साइड से भी अटैक कर सकता है। ये भी आपका एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन देता है। हाइड्राइड आयन आपका एक H- एक न्यूक्लियोफाइल होता है, वो अटैक मारेगा। RX के केस में जब RX में आपका H- अटैक मारेगा तो होगा क्या? ये निकल जाएगा, अल्केन बन जाएगा, सिंपल। ये कुछ कुछ बातें थी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, आपके हेलो एल्केन की, जो कि आपके प्रेपरेशन है वो है ये साफ। एक है स्वॉर्ज रिएक्शन फ्रॉम अल्केन, देख लो एक बार, ये याद करने का तरीका है, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। और लास्टली एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टीन। तो ये आपकी कुछ प्रेपरेशन रिएक्शन है जो ओरल में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम अल्कोहल से, ठीक है। इसको इरेज करता हूं, फिर मजा आएगा पढ़ने में।
यस, देखते जाओ। अल्कोहल के केस में पहले रिएक्शन करा रहे हैं हम HX से, HCl, HBr, है ना, इनसे करा रहे हैं। तो HX से अटैक्स कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जो कि आपका एक लुईस एसिड है, तब आपका क्या होगा, H और OH पानी निकल जाएगा, X आपका अटैच हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लुकास रिएजेंट इसके केस में आता है, अल्कोहल के केस में लुकास रिएजेंट क्या होता है, HX के केस में क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए, बट याद रखना यही कंपोजिशन होना चाहिए, कुछ भी थोड़ा हेरा फेरी कर देना, समझ लेना वो लुकास रिएजेंट नहीं है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, लिख लेना इस बात को। तो ये आपके लुकास रिएजेंट होते हैं, सेम वही होगा, वाटर निकलेगा, Cl एज अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो RCl आपको पता चल गया, यहां पे HCl अटैक मारेगा तो H प्लस और Cl नेगेटिव, वाटर तो निकल जाएगा, Cl अटैक मारेगा तो RCl बनेगा, और RCl जो बनता है वो PPT बनती है आपकी, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो ये कुछ तीन, ये क्या करता है, लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट देता है, इट डिफरेंशिएट करता है अल्कोहल्स के बीच में, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कौन बेटर काम करता है, लुकास रिएजेंट के केस में ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिफरेंशिएट कैसे करता है देख लेना, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर आपको पता चल जाएगा। और एक चीज और बताता हूं, इसके लिए आपको एक बार मेरे साथ इसकी मैकेनिज्म को समझना है। अल्कोहल की रिएक्शन आप HX से करा रहे हो, क्या करा रहे हो, HX से, और इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, अभी आपने देख लिया। तो पहले क्या होता है, H प्लस आयन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक मारता है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है H प्लस है आपका, H प्लस कहां जाना पसंद करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ऑक्सीजन के लोन पर दिख जाता है, चिपक जाता है, ROH, और इस ऑक्सीजन ने अपने घर के इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रख सकता है, पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, H से वापस नाता तोड़ेगा नहीं, बेचारा आया है, तो कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो R पे बनता है पॉजिटिव, कार्बोकैटायन बनता है। तो जैसा अल्कोहल लोगे वैसा ही आपका क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है, तो रीअरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है। और जब आपका कार्बोकैटायन बन जाता है, लास्ट में आपका कौन अटैक मारेगा, X नेगेटिव अटैक मारेगा, और आपका RX जो आपका एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि मैंने अभी पीछे दिखाया, देख लो। 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो RCl बनेगा, बट 1 डिग्री वाला बनेगा। तो अभी हमने देखा इस रिएक्शन के दौरान आपके कार्बोकैटायन बनता है, जो रिएक्शन को प्रेफर करेगा कि स्पीड कितनी रहेगी। तो 1 डिग्री केस में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसीलिए 3 डिग्री के केस में जो आपका RCl बनेगा, तो याद रखना ये जो PPT बनती है, जिसको बोलते हैं PPT, और दूसरे नाम से बोलते हैं टर्बिडिटी, जो कि आपकी अनसाइडेड मेंशन है। तो PPT जो टर्बिडिटी बनती है वो मिलती है आपको इमीडिएटली, क्या बनती है, इमीडिएटली। किसके केस में, 3 डिग्री। क्यों मिलती है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, रिएक्शन बहुत फास्ट जाती है, इमीडिएट मिलता है आपको। जबकि 2 डिग्री केस में रिएक्शन थोड़ी स्लो जाती है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा तो 5 मिनट बाद मिलेगी, और 3 डिग्री केस में नो रिएक्शन होगी एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखना है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल है। क्लियर हुआ। तो ये था लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है अल्कोहल को, ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। थोड़ा खींचेंगे मीटर, ठीक है, जल्दी। मैकेनिज्म देख ली, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम PX3, PX3 क्या होता है, PCl3 आपका, X आपका Cl हो सकता है, Br होता है, PCl3 या PBr3। अब मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं, याद करने का तरीका, जिसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगी उसकी बताई जाएगी। जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताई इसकी, भाई इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बताई, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बताया जाएगा, जिसकी नहीं है आप मेरे साथ उस चीज को याद करना कैसे, उस सारी ट्रिक्स मैं आपको बताता चला रहूंगा, ठीक है। PCl3, तो ध्यान रखना 3x है तो ट्रिपल कर लो, क्या कर लो, ट्रिपल कर लो, 3R 3x को लेके भाग जाएंगे। ये देखो कहां गया भाई, लिखना ही पड़ेगा क्या मेरे को, ठीक है। बचा क्या, ध्यान से देखना, P अकेला बचा, OH। अब भाई तुमने 3 से इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई किया है तो 3 OH होंगे और 1 P होगा, तो 1 P OH होगा आपका 3, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो H3 P अकेला O3, फॉस्फोरस एसिड बनता है। तो सिंपल ऐसे याद रखना, सेम Cl, बस Cl लगाना उसकी जगह, सेम कहानी, बस PX3 में 3 है तो ट्रिपल करके सारी कहानी करनी है। PCl5 के केस में ध्यान रखना, PCl5 के अंदर इसको मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, PCl5 की ज्योमेट्री होती है TBP के अंदर 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो कि वीक होते हैं, वो एक्सियल बॉन्ड दिखाए हैं, वही बॉन्ड टूटते हैं, इसलिए एक R एक Cl यहां से निकल जाएगा, एक H एक Cl यहां से निकल जाएगा,
तो आपका RCl बन रहा है, HCl बन रहा है, बचा क्या PCl3 एंड O, जिसको बोलते हैं POCl3। बस खेला खत्म। और एक चीज याद रखना, इसमें PX3 के केस में ये जो अटैक मारता है, एंटी अटैक मारता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए मैंने वो SN1 SN2 पहले पढ़ा दी थी। ठीक है, क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है आपकी डार्जन्स मेथड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेस्ट मेथड ऑफ हैलोजिनेशन। ठीक है, होता क्या है, SOCl2 के केस में होता है थायनिल क्लोराइड का यूज किया जाता है। SOCl2 को खोलोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद करते रहना, किस प्रकार से बता रहा हूं। एक H एक Cl निकल जाएगा, एक R एक Cl निकल जाएगा, और RCl ही तो बना रहे हैं हम, क्योंकि हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। बचा गया SO और एक O वहां बीच में पड़ा है, तो SO2 गैस बन के उड़ जाता है, HCl गैस बन के उड़ जाता है। आपका मेन जो प्रोडक्ट होता है वही बचता है, बाकी इंप्योरिटीज हवा में उड़ जाती है। इसीलिए सबसे बजट में आती है सारी चीजें, इसलिए ये बेस्ट मेथड ऑफ हैलोजिनेशन है। खर्चा कम लगता है और मुनाफा ज्यादा होता है। क्लियर है, सेट है। एंड एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो कि आगे एनसीईआरटी में मेंशन है, फास्फोरस X2। कैसा, Br2 ले सकते हो, I2 लेते हो, Br डालोगे तो Br लग जाएगा, I डालोगे I लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और होता क्या है, रेड फास्फोरस Br2 के साथ PBr3 बनाते हो, और PBr3 की रिएक्शन अभी मैंने आपको पीछे ही बताई है, देख लो। सेम वही वाला खेल, समझ गया ना कैसे बनेगी वो, क्योंकि वो दोनों मिलके ही PBr3 बनाते हैं। सेट है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, वो बेंजीन नहीं सॉरी अल्केन, उससे भी मतलब फ्रॉम अल्केन। अब देखो भाई, साफ में एक ए जो था वो फ्रॉम अल्केन था एंड अल्कीन था, और एक था अल्कोहल। अल्कोहल खत्म कर दिया हमने, अब अल्केन और अल्कीन की बारी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने अल्केन से। ठीक है, तो अल्केन आपका जैसे सिंपल अल्केन ले लिया मैंने CH3H, और उसमें Cl2 ऐड कर रहा हूं, एडिशन रिएक्शन है। तो Cl2 X2 ऐड कर रहा हूं तो हैलोजिनेशन, Cl2 कर रहा हूं तो क्लोरिनेशन। होगा क्या, एक H एक Cl निकल जाएगा, बनेगा क्या CH3Cl। सेट है। बट ये रिएक्शन यहां रुकती ही नहीं है, कंटेनर में जितने Cl2 होते हैं वो H और Cl निकालता रहता है, रिएक्शन होती रहती है इसमें। CH2Cl2 होगा, फर्दर Cl2 डालोगे, एक H एक Cl, CH Cl3 बनेगा, और लास्टली एक और Cl2 डालोगे तो बनेगा आपका CCl4, और लास्टली मिलेगा आपको HCl। तो ये यहां जाके रिएक्शन बनती है जब तक हाइड्रोजन ना खत्म हो जाए, मतलब या फिर आपके अल्काइल हाइड्राइड खत्म हो जाए, या फिर आपका जो क्लोरीन है वो खत्म हो जाए, हैलोजन। तो ये रिएक्शन वहां तक चलती रहती है। तो सेम क्लोरीन ऐड हुआ तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन ऐड हो जाए तो ब्रोमिनेशन, सेम कहानी। आयोडीन, आयोडीन के केस में क्या होता है, ये आप बोल दोगे H और I निकल गया, HI निकल गया, और आपका बन गया RI, मतलब CH3I जो भी है, यहां लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, CH3I ये बन गया। बट HI क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिख लेना बात, ये बात क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और उस रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या करता है, वापस CH3I को थप्पड़ मारता है, उसे यहां बना देता है। ये बार बार CH3H से CH3I बनता है, वापस भगा देता है। बट ये रिएक्शन तो हो ही नहीं, बट हमें तो करवानी है। तो करवाने के लिए आप क्या करोगे, जब तक आप आयोडीनेशन कराने चल रहे हो, अकेला आयोडीनेशन कराओगे तब तक मामला नहीं बनेगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को निपटाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब तक रिएक्शन में ना डाले तब तक ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जैसे ही डल जाएंगे एरो में तो समझना रिएक्शन प्रेफर हो जाएगी। क्लियर है। और यहां पर HNu एक लाइट का यूज किया जा रहा है, तो इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं, इस चीज को लिख लेना, जो कि खास बात है, एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये बम फटने लग जाते हैं, एक्सप्लोसिव हो जाती है, एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो इस मेथड से फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। क्लियर है, मामला सेट है। आगे बढ़ते हैं। यस, अगर अब बात की जाए, अभी तक हैलोजनेशन एक कार्बन करवा रहे हैं, अब देखो यहां पर 3 कार्बन है, और ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री। बताओ कौन सा निकाले, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। तो 2 तरह के कार्बन है, 2 तरह के हाइड्रोजन भी है, 2 तरह की डिग्री के हाइड्रोजन से। अब इसके हटाओ चाहे इसके हटाओ, तो आप किसी के भी हटा लो। अगर आप इस वाले को हटाओगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, इसको हटाओगे तो ये बनेगा। तो इससे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इसके केस में इसने 2 डिग्री को प्रेफर किया, मतलब इसने स्टेबिलिटी देखी। बट ये अभी थोड़ा खुला था, इसलिए स्टेबिलिटी देख ली। बाकी अब इसमें देखते हैं स्टेबिलिटी देखता ही नहीं देखता, कौन सा हाइड्रोजन को पकड़ता है। समझ रहे हो, क्योंकि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लिख लेना। ठीक है।
बट क्लोरीनेशन जो होता है ना वो होता है आपका मोर रिएक्टिव, वो स्टेबिलिटी नहीं देखता। फ्री रेडिकल जाए भाड़ में, मेरे को अटैक मारना है, मेरे को कैसे करके अटैक मारना है, चाहे 1 डिग्री मिल जाए तो लग जाऊंगा, 2 डिग्री मिल जाए तो लग जाऊंगा, 3 डिग्री मिल जाए। इस केस में तो यहां स्टेबिलिटी देख ली आपने, 55% ये बन गया, बाकी ये बन गया, तो स्टेबिलिटी तो देख ली। बट इसके केस में पता चलेगा कि क्लोरीनेशन जो मैं बात बोल रहा हूं कि मोर रिएक्टिव है, लीस्ट सिलेक्टिव है। देखते हैं तो देखो इसने क्या किया, 3 डिग्री कार्बन का यूज किया। दो तरह के कार्बन है, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहां के हाइड्रोजन यूज किए 1 डिग्री का, तो आपने देखा 63% आपका 1 डिग्री बना, एंड 3 डिग्री वाला 36%। इसने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी नहीं। मतलब इससे पता चलता है क्लोरीनेशन जो है आपका मोर रिएक्टिव है, लीस्ट सिलेक्टिव है। ध्यान रखना, वो अटैक मारेगा। तो क्लोरीन के केस में 3 डिग्री पे अटैक ज्यादा प्रेफर नहीं होता, 1 डिग्री पे ज्यादा अटैक होता है। बट इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन ये बात पलट जाती है, ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव। ब्रोमिनेशन इज लीस्ट रिएक्टिव, मोर सिलेक्टिव, वही बात बोलिए। तो ब्रोमीन के केस में वो 3 डिग्री पे ज्यादा अटैक करना चाहेगा, जैसे 3 डिग्री पे किया तो 99% बना ये प्रोडक्ट, और 1 डिग्री के केस में बिल्कुल छोटा सा तुच्छ 1% भी नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो ब्रोमिनेशन आपका 3 डिग्री प्रेफर करता है, क्लोरीनेशन आपका 3 डिग्री प्रेफर नहीं करता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए तो आप कर देना। यस, नेक्स्ट है अलाइलिक हेलोजिनेशन, जो आपके बता रहा हूं। अलाइलिक हेलोजिनेशन मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजिनेशन करना, हेलोजन का एडिशन करना। वो कुछ फ्यू ही रिएजेंट्स हैं जो आपके एसआईटी के अंदर मेंशन है, ध्यान रखना। एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बोलते हैं। एग्जामिनर एनबीएस लिख के दे या एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिख के दे, समझ जाना। ब्रोमीन आपको मिलेगा एज अ फ्री रेडिकल यहाँ पर। Br2 विच HNU, तो यहाँ पे ब्रोमीन मिलेगा। Cl2 विद HNU, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल मिलेगा, और यहाँ पे Br फ्री रेडिकल मिलेगा। यही है आपके कुछ रिएजेंट जिनको ध्यान रखना है। और अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजनेशन कर देना है। क्या करना है? अलाइलिक हेलोजनेशन है, क्योंकि अलाइलिक पोजीशन आपको पता चल गई है। तो अलाइलिक पोजीशन मतलब यहाँ पे Br लगा देना, यहाँ पर Br लगा देना क्योंकि Br2 है, यहाँ पे Cl लगाओगे क्योंकि Cl2 डाल रहे हो, और यहाँ पे Br2 डाल रहे हो तो Br लगा देना। क्लियर है? तो ये अलाइलिक पोजीशन पे लगा देना। सेट है मामला। आगे चलते हैं। फ्रॉम अल्कीन, देखो भाई एक खत्म हो चुका है, एक का आधा पार्ट और खत्म कर दिया अल्कीन। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्कीन में। अल्कीन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर हेलोजन्स का एडिशन की बात की जाए तो HBr के एडिशन, जो कि आप बोलते हो मार्कोनिकोव रूल। तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H प्लस वहां जाएगा, उस अल्कीन वाले कार्बन पे जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होंगे, यहाँ पे एक और, तो H प्लस वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, और Br वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम। तो ये आपका कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। बट होता क्या है, मार्कोनिकोव रूल फेल कर जाता है, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना, सुन लेना मेरी बात, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाने के लिए यही एक कंडीशन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? आप सिर्फ HBr का एडिशन कर सकते हो, ओनली HBr, साथ में आपको परोक्साइड दे। क्या दे? परोक्साइड। ये जो ROR है ना, OOR है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, तो ये परोक्सी लिंकेज है इसके बीच में। क्या है? परोक्सी लिंकेज, इसीलिए इसको बोलते हैं परोक्साइड। ओनली HBr दे, अकेला HBr दे तो मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाता है, क्योंकि कार्बोडाइन बनता है। अभी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, एंड साथ में HBr के साथ परोक्साइड दे, तो ये रिएक्शन आप एंटी मार्कोनिकोव लगा देना। एंटी क्या कहता है? H प्लस वहां जाएगा, उस अल्किन वाले कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, और Br वहां जाएगा जब उस अल्किन वाले कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा। सिंपल सेट, सब लगा दिया, वही बन गया प्रोडक्ट। सही है। ये फेल क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर कार्बोडाइन नहीं बनता, फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट बनता है। फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं करता, जबकि कार्बोडाइन रीअरेंज करता है। इसकी वजह से मार्कोनिकोव रूल हो जाता है फेल। एंड लास्ट Br2 विद CCl4, या H और Br था तो H और Br का एडिशन हो रहा था, दोनों ही Br है। तो होता क्या है, एक Br आता है, अटैक मारता है, दोनों जगह आपके Br लग जाते हैं। ठीक है, एंटी ब्रोमिनेशन होता है। क्लियर है? सेट है यहाँ तक मामला? सेट है, कोई दिक्कत हो देख लेना। अब मार्कोनिकोव रूल फेल क्यों हो जाता है वो देख लेते हैं। डोंट अप्लाई मार्कोनिकोव रूल, फॉलो मैकेनिज्म। होता क्या है, देखना मेरी बात, जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप कैसा है? प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? इधर पे। अगर मैं ये ले लेता हूं अल्कीन, तो यहाँ पे 2 CH3 मिलके इसको इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? इधर। समझ गए मेरी बात? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड पुश कर रहे हैं, उधर आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा नेगेटिव कहां बनेगा, पॉजिटिव कहां बनेगा।
सेट है। अब होता क्या है, जो आपके HBr ऐड होने आ रहे हैं, HCl ऐड होने वाला है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, H प्लस Br नेगेटिव में टूटेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो H प्लस वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट लगाना, हाइपर कंजुगेशन लगाना, चेक करना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर पुश कर रही है, जिधर पुश करी डबल उधर शिफ्ट हो जाएगा। सेट है। उधर से तो कोई धक्का मारने वाला ही नहीं था, इधर सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वहां दो मार रहे हैं, इसलिए डबल उधर शिफ्ट हुआ। सेट हुआ। किस प्रकार से चीजें अरेंज करनी है, मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना, बट आप लगा लेना, क्योंकि आपके केस में वो रीअरेंजमेंट नहीं दे रहा एग्जामिनर, बट रीअरेंजमेंट वाले केस के अंदर आपको ये इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, ध्यान रहे तो ठीक है, मार्कोनिकोव लगा लेना, बट फेल हो जाता है, इतना ध्यान रखना। तो H प्लस वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, अभी हमने देखा डबल वन इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और नेगेटिव आएगा तो H यहाँ लग जाएगा, और प्लस चार्ज तो यही बना रहेगा, तो ये बन गया आपका कार्बोटाइन। कार्बोटाइन क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। इसीलिए अभी रीअरेंजमेंट का कोई केस नहीं है, ये अभी 2 डिग्री है, इधर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री, और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अभी कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, बस मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म को फॉलो करना, मैकेनिज्म पता होनी चाहिए बस। तो 2 डिग्री से वो 3 डिग्री जाना पसंद करेगा, 2 से 1 नहीं जाना चाहेगा, दोनों जगह 1 डिग्री होने की वजह से वो नहीं करेगा रीअरेंज। एट लास्ट आपका जो Cl है नेगेटिव या Br नेगेटिव है, जो भी है अटैक मार देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल इस प्रकार से चीजें याद रखनी है। ये मैकेनिज्म है। स्टेप 1 पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, कार्बोटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करानी है, एंड स्टेप 2 में अटैक करा देना है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है भाई आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आ गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पहली आ जाती है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ओनली आइडो हेलोइल्केन बनाता है। क्या बनाता है, आयोडीनेशन कराता है। RX, X आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता, फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप बचा। आई ले लेंगे तो आयोडीन में आयोडीन ऐड कराओगे नहीं ना, इसलिए आयोडीन नहीं लेते, क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। यूज करोगे सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन की केस में, Na प्लस और I नेगेटिव में टूटेगा। सिंपल ऐसी याद करनी है, I अटैक मारेगा, X लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और इट फॉलो SN2 पाथ। पक्का यहाँ पर जो अटैक होगा वो एंटी अटैक होगा, बैक साइड से होगा, रियर साइड से अटैक होगा, इसलिए पहले पढ़ा दी थी। सेट है, समझ आया किस लिए पहली चीजें पढ़ाई थी। एंड जब अटैक मारोगा RI बन जाएगा, NX बन जाएगा, सिंपल मामला है, ध्यान रखना। NI क्या, बहुत प्यारा क्वेश्चन केस है, एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आपके स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसको स्वार्ट्स भी बोलते हैं, स्वराज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, जो मर्जी लेना है ले लेना। होता क्या है, आप जहाँ पे यहाँ पे फ्लोरिनेशन होती है, यहाँ पे स्पेशल आयोडीनेशन होती है फिंकलस्टीन के केस में। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, आपका फ्लोरिनेशन होता है, क्योंकि फ्लोरिनेशन अच्छे मेथड से नहीं हुआ, ये स्पेशल मेथड आया। ये सारे आपके रिएक्टेंट है, जो कोई भी डाल दे, फ्लोरीन लेकर आना, चुपचाप चिपका देना। ठीक है, और आपका बन जाएगा सिंपल सिंपल। AgX निकल गया, फ्लोरीन टच गया, सिंपल। कोई भी आ जाए इनमें से, क्या करना है, फ्लोरीन चिपका के मामला आपका फ्लोरिनेशन करके डन कर देना। सेट है यहाँ तक। एक और रिएक्शन है बाल-शिमन रिएक्शन। बाल-शिमन रिएक्शन एक बार मैं बता देता हूँ, बाल-शिमन तो अलग में है। ठीक है, एक रिएक्शन है हंस-डिकर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको मेंशन नहीं किया मैंने। ठीक है, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जो कि एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ध्यान रखना। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक मिनट में हटा ही देता हूँ। हाँ, अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर। जब तक अकेले होते हैं तो कलरलेस होते हैं, दुनिया के साथ घुल मिल जाते हैं तो बेस बात है कलर आ जाएगा। हाउएवर ब्रोमाइड्स, जबकि जो ब्रोमाइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, इट डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब आप लाइट की प्रेजेंस में लेके जाओगे तो ये कलर जनरेट कर लेते हैं अपने अंदर। ये 2 बात ध्यान रखना, याद करने वाली बात है। दूसरी बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, RI अल्काइल हैलाइड की सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है एज कम्पेयर टू RF। ये ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का। क्यों होता है, रीजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ऑर्डर के लिए यहाँ पर सबसे मेन फंडा जो है वो है आपका वेंडरवाल फोर्सेस। वेंडरवाल फोर्सेस चेक करती हैं कितने कितना ज्यादा सरफेस एरिया, जो जितना बड़ा एटम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ध्यान रखना, सरफेस एरिया मैटर कर रहा है, तो साइज ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। RI की केस में आयोडाइड का साइज ज्यादा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वेंडरवाल फोर्सेस इसमें सेट है। वीक वेंडरवाल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट RI का। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग के साथ साथ घटता है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, जैसा मैंने बोला सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट।
जितना कम उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो आप एक यहाँ पे देखो सरफेस एरिया कितना है, ब्रांचिंग लेके आओगे तो देखो सरफेस एरिया घट गया, और ब्रांचिंग लेके आओगे सरफेस एरिया और घट गया। तो आप देखो डाटा के अकॉर्डिंग में देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसका। तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा उतना कम सरफेस एरिया, और जितना कम सरफेस एरिया उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना इस चीज को। तो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ब्रांचिंग। नेक्स्ट आ जाता है इनकी केस में क्या चीज पढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो डाई हेलोबेंजीन के केस में बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है। देख लेना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ डाई हेलोबेंजीन, तो देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट का डाटा देखो नियरली सेम है, बट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैरा का ज्यादा है। देखो पैरा का ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। क्यों है, रीजन इसका है ये सिमेट्री है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्रिस्टल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बहुत बेटर बना सकते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा से। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सिमेट्रिकल है। इसके साथ बगल में एक और व्यक्ति लगाऊंगा एक अच्छा पैक्ड स्ट्रक्चर बनता जाएगा, और पैकिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी क्लोज पैकिंग होगी, मैं घर बना रहा हूं ईंटों को जितना बिल्कुल जचा के बनाऊंगा उतना मजबूत होगा घर, और उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा उनका। जबकि इसके केस में अगर इसके जैसा व्यक्ति और मैं लगाऊंगा तो बीच में आएगा स्पेस, वो स्पेस क्या करता है, वो अंदर से व्यक्ति को खोखला करता है, खोखला करेगा तो ऑब्वियस बात है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। समझिए मेरी बात। तो पैरा का ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, समझ गए, ड्यू टू हाईली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाती है डेंसिटी की बात की जाए तो ये कुछ बातें हैं, जैसा अभी मैंने बताया ब्रोमो आयोड एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप डेंसिटी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करोगे डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये सारी डाटा है, एक बार इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, एक बार इस डाटा से गो थ्रू कर लेना। आपको डाटा दे दिया है बस पढ़ने के लिए, मेन स्लाइड पे चलते हैं ना जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि RX जो है अल्काइल हैलाइड, ऑब्वियस बात है R पे नेगेटिव पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, पोलैरिटी होने की वजह से पोलर होते हैं, बट इतने ज्यादा पोलर नहीं होते, क्योंकि R ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, इसलिए वो कम सॉल्युबल होते हैं। हेलोल्केन आर ओनली वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ओनली गलती से लिखा है, आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ध्यान रखना पानी के अंदर, क्योंकि वाटर होता है पोलर, और ये होते हैं इतने ज्यादा पोलर नहीं, नॉन पोलर ही होते हैं, पोलर दिख रहा है बट इतने ज्यादा पोलर नहीं होते, ठीक है, लेस पोलर होते हैं, इसीलिए पोलर और नॉन पोलर की कहां दोस्ती, इसलिए वेरी लेस सोल्यूबल होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। जबकि हेलोल्केन जो होता है वो अपने जैसे लोगों के साथ घुलना मिलना, नॉन पोलर के साथ घुलना चाहता है। तो हेलोल्केन एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ये कुछ बातें लिखी है, एक बार ढंग से इसको पढ़ लेना, ठीक है, सेट है मामला। यस, स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HX का बॉन्ड आपका तोड़ना पड़ेगा। चलो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है, Br जहां पे लगा होता है हेलोजन उसके रिस्पेक्ट में अल्फा, इससे नेक्स्ट कार्बन ये भी बीटा हो सकता है आपका, ये भी बीटा हो सकता है। मैंने इनमें से H ले लिया, इसको Br ले लिया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर दी और आपका बन गया ये अल्कीन। दोनों बॉन्ड फ्री हो गए तो बीच में बन गया डबल बॉन्ड। इसके लिए ये आपके बेस यूज किए जाते हैं। क्या बेस यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज होता है, बेस आर यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि ये सारे बेसिस हैं, एक बार देख लेना इनको, सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये E2 एलिमिनेशन और E1 एलिमिनेशन में डिवाइड होता है आपका दो पार्ट, बट क्वेश्चन के साथ साथ इसको हम करेंगे एलिमिनेशन अल्फा बीटा। तो अब इसके केस में देखो जहां हेलोजन लग रहा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा ये है, बीटा ये है, बीटा ये, कहीं सब ले लो, जैसे मैंने इससे ले लिया तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अल्फा बीटा से, अल्फा से बीटा हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा देना, बीच में डबल बॉन्ड बना देना, ठीक है। और जो एलिमिनेशन भी दो प्रकार की होती है, E1 एंड E2। E1 जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ SN1 और E2 जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ SN2। बट ध्यान रखना E1 का जो ऑर्डर होता है वो SN1 की तरह होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, याद कर लो वापिस। एंड E2 का जो ऑर्डर होता है वो SN2 की तरह नहीं होता 1 2 3, वो यही ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बस इतना खास बात है, ध्यान रखना, ये चीज वो बात बोल गया, ठीक है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ज्यादा चीजें कवर करेंगे। पहले ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है, काफी कुछ चीजें क्लियर करनी है, इसलिए थोड़ा स्पीड अप रखेंगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। फिर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके सारे डाउट सारे यहाँ पे क्लियर करेंगे। एक बार आप
चैप्टर पढ़ लो ओवरऑल। नेक्स्ट आती है जेट्सफ रूल। अभी तक तो भाई आपने अल्फा बीटा देखा, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन के केस में ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ, बट ये दोनों बीटा सेम नहीं थे, वहां पे सेम थे, यहां पर अब सेम नहीं है। अब बात आती है यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, तो जेट्सफ रूल या सेडजेफ रूल ये कहते हैं कि वहां से हाइड्रोजन हटाओ जहां से अल्कीन ज्यादा स्टेबल बने। तो अगर आपने यहां से हटा दिया तो आप चेक करोगे इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में, अल्कीन वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन चेक करो, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे, आए ना। जबकि इस अल्कीन वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर मैं यहां से हटाता हूं H यहां से, Br यहां से, तो आपका ये बनेगा। तो अल्फा कार्बन ये भी होगा, अल्फा ये भी होगा, क्योंकि दोनों अल्कीन के रिस्पेक्ट में ये, कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, नेक्स्ट कार्बन अल्फा ही होती है ना, कार्बन के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट ये भी है, नेक्स्ट ये भी अल्फा। इससे अटैच तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलकर उसको स्टेबलाइज करेंगे? 6। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होगी, या बोल सकते हो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी उतनी ज्यादा स्टेबल आपकी प्रोडक्ट होगा। इसलिए 81% ये बना और 20 के आसपास ये बना। क्लियर है? समझ आ गया? ध्यान रखना इस चीज बात। स्टेडीज रूल समझ आ गया? हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रेफर होती है, या बोल सकते हो अल्कीन स्टेबल बननी चाहिए, बात खत्म। स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका बता दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन से आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन में, जैसा अभी हमने CH4 के अंदर ऐड किया था क्लोरीन, तो क्लोरीनेशन बोला था। अब बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक सीएल निकाल देंगे, तो ये भी बोलेंगे क्लोरीनेशन। सेम ब्रोमीन के केस में ऐसा कर देंगे तो ब्रोमिनेशन। बट ये जो रिएक्शन होती है लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है, ठीक है? क्लियर है? एंड यहां पे HCl निकल जाएगा, बट यहां पर कोई लुईस एसिड यूज किया ही नहीं। यहां पे लुईस एसिड हो रहा तो रिएक्शन हो रही। अगर आपने लुईस एसिड नहीं डाला और आपसे बोल दे बेंजीन के साथ Cl2 तो रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है आपका ये लुईस एसिड। बिना लुईस एसिड की रिएक्शन हो ही नहीं सकती। बट अगर यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो लुईस एसिड की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, सिंपल आप हीटिंग करोगे तो रिएक्शन होता है। ये बस एडिशनल बातें बता दी, ध्यान रखना लुईस एसिड होना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हेलोरिन। हेलोरिन क्या होता है? बेंजीन से अटैच कोई हेलोजन हो उनको बना रहे, पर किससे बना रहे हैं? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन से अटैच NH2। तो NH2 डायरेक्ट हेलोरिन नहीं बनाता, उसको एक स्टेप बढ़ना पड़ता है, रिएक्शन करनी पड़ती है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जिससे आपके डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। और उस डाइजोनियम सॉल्ट से बाकी रिएक्शन होती है। तो याद रखना, इस रिएक्शन को याद रखना, डाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। ये रिएजेंट याद रखना, NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 डिग्री, सॉरी 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर दे दे। और आपको पता है 273 आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 से 278 के बीच में 5 का डिग्री का गैप है, इसलिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी वही चीज है, बस सेल्सियस केल्विन का फर्क है, ठीक है? बस ये कर देना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ पे लगा देना, चुपचाप काम हो जाएगा। अगर ये दे दे तो ये लगा देना, वरना HONO प्लस HCl दे दे, HONO, एक ही काम है। ये रिएजेंट्स याद कर लो, काम आ जाएगा, ठीक है? कन्वर्जन के टाइम बहुत यूज करता है, ध्यान रखना। एनिलीन डायरेक्ट आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देगा, बनाना पड़ेगा। किससे बनाओगे? एनिलीन से बनाओगे। समझ गया ना मेरी बात? होश में रहना। यस, इससे रिएक्शन, अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन होगी, और पहली रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर रिएक्शन। नाम में ही मेयर आ गया, समझ रहे मेरी बात? सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है, क्यूप्रस क्लोराइड का यूज करते हैं, Cu2Cl2, सॉरी मैं ढंग से लिखता हूं इसको, किसका यूज करते हैं? Cu2Cl2 का यूज करते हैं, Cu2Cl2 और Cu2Br2। साथ में देखो HCl दे रखा है तो Cl लग जाएगा, N2Cl डायरेक्ट याद करना है। Br दे रखा है तो Br लगा देना, बात खत्म। कोई दिक्कत? N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइड प्रोडक्ट की याद कर लेना, एग्जाम में लिखना होता है तुम्हें, ठीक है? सैंडमेयर रिएक्शन, क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड विद HBr। HCl दे रखा है तो Cl लगा देना, HBr दे रखा है तो Br लगा देना। अब एक कई बच्चे फंसते हैं, Cu2Cl2 दे दिया, साथ में HBr दे दिया, तो ध्यान रखना Br है, Cu2Cl2 से मत फंसना कहीं Cl चिपका क्या हो, Br चिपका क्या। समझ गए? जो HCl दे रखा है तो Cl लगाना, HBr दे रखा था Br निकालना।
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डायरेक्ट लगा देना। नेक्स्ट आ जाती है गेटरमैन रिएक्शन, सेम खेला बट यहाँ कॉपर पाउडर का यूज होता है और हीट की यूज होती है। HCl दे रखा है, Cl लगा देना है, Br दे रखा है, Br लगा देना। दो ही होते हैं, ध्यान रखना, HCl और HBr का एडिशन होता है, पीछे वाले में भी HCl HBr का एडिशन होता है और किसी का नहीं होता। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आई बाल-शिमन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बोला था। बाल-शिमन रिएक्शन में क्या होता है, HbF4 का यूज होता है और F4 है तो F लगा के आ जाना, बात खत्म। खत्म, इजी है, सेट है मामला। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है हेलोरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जा रहे हैं हम बात, अब आगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोरीन पे। प्रिपरेशन देख ली हेलोरीन की, बट क्या होता है हेलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोरीन बेटर नहीं देते, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप हेलोजन का, हेलोजन है इसके पास लोन पेयर है, बेंजीन सेट है जो X है उसके पास लोन पेयर है, एक बार टाइम देख लेते हैं, ठीक है, लोन पेयर है, वो लोन पेयर होने की वजह से इस पर प्लस M ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लस M बोलते हैं, जिनके पास लोन पेयर होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्लस M रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। अब देखते हैं कैसे, एक बार मैं बना दे रहा हूं आपके लिए स्पेशल। होता क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर उतरता है, X यहां पे चढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ बनेगा। एक बार मैं बना रहा हूं, बाकी देखना, ठीक है। इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये उतरेगा, फिर यहाँ चढ़ जाएगा, ऐसे बनाते जाओगे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बना लोगे, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ मैं। एंड लास्ट में आपको एक बार इसका ओवरऑल मैं वो दे रहा हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, डबल बॉन्ड पूरे रिंग के अंदर घूम रहा होगा, यहाँ घूम रहा होगा, एक्स पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये जो X है रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, देखो डेल्टा नेगेटिव, बट स्पेशली कहाँ कहाँ दे रहा है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। एक चीज और ध्यान रखना, जहां पे हेलोजन लग रहा है उस ग्रुप को बोलते हैं इप्सो, उससे नेक्स्ट ग्रुप कौन सी हुई, ये ऑर्थो, इससे नेक्स्ट मेटा और इससे नेक्स्ट पैरा। ध्यान रखना ये बातें, सेट है, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बट स्पेशली कहां बढ़ रही है, ऑर्थो और मेटा। जब आप देखोगे, आपने एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो सिंगल दिख रहा है, वहां पर जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो अटैक मारने आता है वो उसको डिफिकल्टी होती है इस बॉन्ड को तोड़ने में। जबकि CH3X के केस में कोई रेजोनेंस नहीं होता, आता है आराम से निकाल देता है। अल्काइल हैलाइड बेटर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, बट आपके अराइल हैलाइड कार्बन हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से वो बेटर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। ये रीजन था, ये एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मामला सेट है यहां तक, इसको मिटाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अराइल हैलाइड आर मच लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हेलोजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये रीजन लिख के आ जाना, काम हो जाएगा। तो ये नहीं देते, ये नहीं देते, ये दे देते हैं, बट देते नहीं है, क्या दिया नहीं जाएगा, कैसे नहीं देगा, इसका पापा भी देगा। कब देगा, जब इसको पिटाई दी जाएगी, इसको गर्म भट्टी में तला जाएगा, बढ़िया दबाया जाएगा प्रेशर के साथ, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो जाती है। वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कौन देते, बड़े व्यक्ति, पापा दादा लोग, तो इसलिए आए ताऊ, डाउस प्रोसेस ठीक है। तो डाउस प्रोसेस में क्या होता है, आप NaOH का यूज करते हो स्ट्रॉन्ग बेस का, 623 केल्विन टेम्परेचर पे इसको तड़पाते हो, 380 ATM प्रेशर पे इसको दबाते हो, अब देन ये रिएक्शन दे बैठता है। होता कैसे है मैं बता देता हूँ, NaOH का OH नेगेटिव आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल बनेगा और वो अटैक मार देगा, Cl लग जाएगा। बट होता क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ, NaOH 2 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, NaOH, और बेस के प्रेजेंस में कभी एसिड नहीं बनता, ध्यान रखना इस चीज को। वाटर पहले यहाँ से निकल जाता है, NaCl को लेकर भाग जाएगा, बचा क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्या बना, ये नहीं बचा, सिर्फ O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये पहले अटैक मारता है इसकी जगह पे, Cl तो भाग गया, तो पहले बनता है आपका ये, क्या चीज बनता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। और फिर देन आप एसिडिफाई करोगे तब बनेगा ये। तो बेस के प्रेजेंस में कभी एसिड बनाना मत, 2 स्टेप में होती है, ठीक है। यस, रिएक्शन विद मेटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेलोल्केन की पढ़ रहे हैं, फिर हेलोरेन्स की पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन। पहले है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। होता क्या है, अल्काइल हैलाइड में आप सोडियम डालोगे, इसको डबल कर लेना अल्काइल हैलाइड को, तो मैं 2 बार लिख दे रहा हूं, और इसको भी डबल कर लेना,
2Na2X को लेकर भाग जाएगा, RR को चिपका देना, ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, RR बन जाएगा और NaX निकल जाएगा 2। सेट है, इजी, सीधी सीधी बात है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम, RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे तो Mg कहता है RX से भाई प्लीज बीच में से थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बीच में आ जाऊं, मामला सेट हो जाए। ट्राई ईथर की रिएक्शन में होती है, RMgX बन जाता है और ये Mg पे आता है पॉजिटिव, R पे आता है नेगेटिव, और इस वजह से इस रिएजेंट को बोला जाता है आपका, क्या बोलते हैं, भूलिए ना मैग्नीशियम से क्या बनता है आपका, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाता है, कोई बात नहीं ठीक है। यस, नेक्स्ट हेलोरीन के केस में क्या होता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है, बट वुर्च नहीं बोलेंगे, ये चीज गलत है, वुर्च नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिटिक बोलेंगे, लिख लेना भाई से, फिटिक बोलेंगे उसको, फिटिक रिएक्शन। तो अगर आपने हेलोरीन ले लिया, Na ले लिया, डबल ले लेना, क्योंकि अभी हमने उसमें की थी, 2Na लोगे, 2Na2X को लेके भाग जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है, और 2 बेंजीन आपसी में चिपक जाएंगी, डाई फिनाइल की रिंग बनती है, ठीक है, और 2NaX निकल जाएगा। थोड़ा सा अटपटा लिख रहा हूँ, बस काम चलाओ, समझ लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है फिटिक बोलते हैं, हेलोरीन की केस में उस रिएक्शन को फिटिक बोलते हैं, है सीक्वेंस पूरा डिटो सेम, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, बट अब क्या ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ अल्काइल हैलाइड और एक ले रहा हूँ मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करने के लिए अराइल हैलाइड। तो देखो अल्काइल हैलाइड के केस में वुर्च और अराइल हैलाइड के केस में फिटिक, तो दोनों को मिला के बोल जाएगा वुर्च फिटिक रिएक्शन, खेला वही 2NaX निकाल दोगे और ड्राई ईथर की रिएक्शन होगी और बेंजीन पर लग जाएगा अब CH3, टॉलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेट है, आगे बढ़े। मैग्नीशियम के साथ वही खेला, बेंजीन के साथ अगर आपका X लग रहा है, आपने मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर डाल दिया तो होगा क्या, वो कहेगा कार्बन और हेलोजन से बीच में आने दो बस मेरे को, चुपचाप जाएगा बीच में बैठ जाएगा और आपका ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेट है, कोई दिक्कत हो बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हेलोरीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, जैसा कि अभी मैंने बताया, क्लोरीन जो है रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बट स्पेशली कहाँ बढ़ाएगा, नेगेटिव कहाँ आता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पर आता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वहां कहाँ पे अटैक मारना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो या वो अटैक मारता है एक बार ऑर्थो पे, एक बार अटैक मारता है पैरा पे। तो Cl2 हेलोजिनेशन कर रहा हूँ, एनहाइड्रस FeCl3 के केस में रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा Cl पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा हूँ, बस याद रखना, और एक बार ऑर्थो लगाना, एक बार पैरा लगाना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों ही ऑर्थो लगा दिए, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, ठीक है, हो जाती मिस्टेक। HNO3 नाइट्रिक एसिड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कई बच्चे यहां फंस जाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अकेला दे रखा है तो सल्फोनेशन होती है, SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो NO2 एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऑर्थो और पैरा, एक बार SO3H ऊपर एक बार नीचे, कंफ्यूज मत होना बस। फ्रीडल का अल्काइलेशन CH3Cl का यूज करते हैं, ठीक है, विद एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, CH3 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Cl निकल जाता है, Cl कौन लेके भागेगा, AlCl3, फिर बाद में छोड़ भी देता है, वो मैकेनिज्म है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है भाई साहब, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। सेम असाइलेशन के केस में यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3COCl निकल जाता है, और ये सेम एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे भी यूज होता है, एक बार COCH3 ऑर्थो पे, एक बार COCH3 पैरा पे। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्थो वाले हैं और जितने भी पैरा वाले हैं, ऑर्थो वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा और पैरा वाला आपका मेजर बनेगा, ठीक है, ध्यान है, क्लियर है, मामला सेट है। अब आ जाता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म, एक बार इसको रीड आउट कर लेना, बता चुका हूं, एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज किया जाता है, बट अब इसको यूज करना बंद कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइडोफॉर्म पढ़ लेना यार, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, याद रखना, CHX3 को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है हेलोफॉर्म, ठीक है, X आ जाता है क्लोरीन, तो क्लोरोफॉर्म,
आयोडीन आ जाए तो CH3 तो उसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म। समझ गए खिलाड़ी? यस, ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ लेना, ये 4 पॉइंट है। फ्रीओन्स के बारे में पढ़ लेना, इनको सिर्फ पढ़ना है। DDT के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार इनको रीड आउट कर लेना है और इसको याद कर लेना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, सिंपल मामला सेट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे इसको डिटेल में डेप्थ में बातें करेंगे, थोड़ा समय बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करें, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे हम अपना टाइम लगाएंगे। एंड PPL क्या होता है इसको समझने के लिए ध्यान रखना। आपकी ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसकी जो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, देख सकते हो लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, बट हम उसको एक निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं। किससे निकालते हैं? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म इज काइंड ऑफ खिड़की। खिड़की के अंदर अगर मैंने ये वाली स्लिट लगा रखी है तो मैं कोई चीज पास करूंगा, अगर ये लाइट है, इसकी लाइट हर डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में, देख लो, तो बताओ कौन सी लाइट पास हो पाएगी इसके अंदर से? ये खड़ी वाली ही लाइट तो पास हो पाएगी। जब अंदर से बाहर लेके जाओगे सिर्फ यही बचेगी, बाकी सारी डंडियां वहां अटक जाएंगी, नहीं अटक जाएंगी। तो स्लिट अगर सीधी हुई तो ये वाली निकल पाएगी। अगर ये स्लिट में अगर ये वाली ले लेता हूं तो कौन सी लाइट पास हो पाएगी? सिर्फ ये वाली पास हो पाएगी। देख लो एक बार। तो निकोल प्रिज्म इज काइंड ऑफ खिड़की। वो क्या करता है? सारी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को काट देता है, ठीक है, लाइट की वाइब्रेशन को काट देता है। सिर्फ वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बचती है आपकी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो यहां स्लिट ये वाली है तो ये वाली निकल गई, वो वाली होती तो वो वाली निकल पाती। तो ऐसी लाइट सिर्फ वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बच जाती है, उस लाइट को ही बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ आ गई? क्लियर है? सिंपल है। एनसीईआरटी के अंदर इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के थ्रू आऊंगा, बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी PPL से ही चेक की जा सकती है, तो इसलिए PPL पहले बनाई। PPL कैसे बनी? निकोल प्रिज्म से निकाल के। ये एक पोलैरिमीटर ट्यूब है जिसके अंदर जिस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, कोई भी कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन डालते हैं इस ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब के अंदर से PPL लाइट को पास आउट कराते हैं। देखो PPL लाइट जा रही है। अब PPL लाइट ये वाली इस ट्यूब से निकली है, इस स्लिट से निकली है, तो ये वाली जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। फिर देखोगे एक चीज देखने को मिलेगा, ये थोड़ी सी बैंड हो रही है, बैंड हो रही है। अगर वो लेफ्ट साइड बैंड होती है, राइट साइड बैंड होती है, लेफ्ट या राइट साइड बैंड हो रही है, लेफ्ट हो आइदर लेफ्ट या आइदर राइट, अगर वो बैंड हो जाती है थ्रू द पोलैरिमीटर ट्यूब के बाहर आने के बाद आप चेक करोगे, जैसे वो व्यक्ति चेक कर रहा है, तो अगर वो बेंडिंग दिखती है तो इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। उसने कंपाउंड ने PPL लाइट को रोटेट कर दिया। अगर रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकल एक्टिव, रोटेट नहीं कर पाया, जैसे ही गई थी वैसे ही बाहर आ जाती, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। ठीक है, PPL लाइट रोटेट होगी तो ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं होगी जैसी थी वैसी चली जाएगी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर वो राइट साइड रोटेट करता है क्या, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो प्लस साइड, और लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो उसको बोल देंगे लीवो। क्लियर है? यहां पर मामला सेट है, कोई दिक्कत हो बता दो। लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, समझ आ गया? ये तो था एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपको बोल दूं कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अभी एट अ टाइम पूछ लो तो कैसे बता पाओगे? ये एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे नहीं। तो आपको क्या करना है वो चीज मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, सिंपल दो चीज देखनी है। उस कंपाउंड के अंदर एक कायरल कार्बन होगा तो 100% वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब कायरल कार्बन क्या होता है? एक कार्बन अपनी चारों डिफरेंट वैलेंसी से व्यक्तियों से कनेक्टेड हो, जो वैलेंसी होगी चारों डिफरेंट होनी चाहिए। अगर चारों डिफरेंट है वो कंपाउंड कायरल है। अगर एक और उसी कंपाउंड के अंदर 2-3 कार्बन है और दो से ज्यादा, एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो कंपाउंड की और सारी चीजें होंगी। ओनली वन कायरल कार्बन है तो 100% ऑप्टिकल एक्टिव है। मोर देन वन आए तो आपको दो चीज और चेक करनी पड़ेगी, प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री। प्लेनोसिमेट्री काट के देखो, प्लेनोसिमेट्री तो नहीं मिल रही, ये क्वेश्चन के थ्रू आऊंगा तब ज्यादा समझाऊंगा। अभी बस ध्यान रखना, एक से ज्यादा आ जाए तो POS और COS चेक करनी है। POS और COS मिलेगी, अगर ये मिल जाती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये नहीं मिलती इन दोनों में से कोई भी तो वो कंपाउंड हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। बस इससे ऐसे चेक करते हैं। सेट है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपके लिए लिख के लिखाया था, मेहनत करवा लिया आपने फिर फालतू में। ठीक है, ये चीज यहां लिखना था मेरे को डब्बे के अंदर स्पेशली। ठीक है, POS COS मिल जाती है दोनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं मिलती तो ऑप्टिकली एक्टिव। सिंपल। ठीक है, एंड लास्टली सब कुछ खत्म हो गया। एंड लास्टली आपका पूरा चैप्टर कवर कर दिया हमने पूरा वन गो में अंदर।
अब बच रहा है सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। 1 बाय 1 आपके पास पहले संडे को लाइव के थ्रू आऊंगा, आपके पास सारा स्ट्रक्चर आपका एनसीईआरटी का कवर करते हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार कवर हो जाएंगे, फिर आएंगे पीवाईक्यू पे। एंड लाइव इंटरेक्ट करते रहना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, पूरी टीम खड़ी है, मेहनत आपके साथ करने के लिए रेडी है। बस अब आपको आपका सपोर्ट की आवश्यकता है और चीज़ें हो जाएंगी। बस जो बताया जा रहा है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है, 1 शॉट के अंदर ये सारी कवर होगी काफ़ी हद तक। और ये पीपीटी मिल जाएगी आपको कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल के अंदर। और देन पढ़ो, और कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना कर लेना।